नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि नई नियमावली लागू होने के बाद प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला पोर्टल आधारित या नियमबद्ध तरीके से किया जाएगा। इधर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि नई नीति के तहत महिला शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में किया जाएगा। वहीं पुरूष शिक्षकों का तबादला गृह प्रखंड से बाहर जिले के नजदीकी प्रखंडों में होगा। हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पर पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को स्वीकृति दी है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने बताया कि मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय, नवादा में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद में सीप योग विश्वविद्यालय और सीवान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए हुरको से 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए हुरको के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर के बाद टाउनशिप क्षेत्रों में सुनियोजित अवसंरचना और आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाए। कैबिनेट में कुल 45 एजेंडों की स्वीकृति प्रदान की गई। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संविधान हत्या दिवस पर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पटना के ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे।
इस दौरान 450 जेपी सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। इधर भाजपा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और जयंती के अवसर पर 6 जुलाई तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर में 15% की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई दरें कल से लागू हो गई हैं। इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में मकान या दुकान के लिए अब ज्यादा संपत्ति कर देना होगा। गौरतलब है कि विभाग ने 22 जून को बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लागू करने की स्वीकृति दी थी। संपत्ति कर में वर्ष 1995 के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक बनने के लिए लिखित परीक्षा भी देनी होगी। बिहार लोक भवन द्वारा तैयार नियमावली के अनुसार साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा भी अनिवार्य होगी। ये परीक्षा 175 अंक की होगी, जबकि 25 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित किए गए हैं। साक्षात्कार में 13 अंक ऑन स्पॉट शिक्षण कौशल टेस्ट के लिए तय किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। यहां का अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं बक्सर का अधिकतम तापमान 42.1, पटना का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शेखपुरा और औरंगाबाद का अधिकतम तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इन सभी स्थानों पर लू की स्थिति भी बनी रही। मौसम विभाग ने आज दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। दिनांक 25 जून राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधि पर 27 जून तक पठन पाठन प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं वर्ग 8 से ऊपर की कक्षाओं का संचालन सुबह 10 बजे तक ही करने का आदेश दिया है। प्रदेश में धान और गेहूं की बुआई तथा कटाई के समय विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत कोई भी नया काम नहीं होगा। कृषि विभाग की अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभागीय प्रधान सचिव पंकज कुमार के अनुसार कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक ये सुनिश्चित करेंगे कि कृषि मौसम के दौरान किसी भी ग्राम पंचायत में कोई नया काम नहीं हो। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा या असाधारण परिस्थिति में ही इस नियम में छूट दी जाएगी। प्रदेश में अगले महीने की 15 तारीख को महाकवि कालिदास की जयंती और वंदे मातरम समारोह का आयोजन होगा। कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने बताया कि पटना स्थित प्रेमचंद रंगशाला में संगीत नाटक अकादमी और कला संस्कृति विभाग संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा।
इस दौरान देशभक्ति आधारित नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में भवन निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता पवन कुमार के पटना, भागलपुर, नोएडा और दिल्ली समेत 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अधीक्षण अभियंता के पास विभिन्न स्थानों पर 13 अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ईओयू को छापेमारी के दौरान 5 लाख रुपए से अधिक नकद और लगभग 39 लाख रुपए मूल्य के आभूषण मिले हैं। वहीं विभिन्न बैंक खातों में लगभग 90 लाख रुपए की राशि पाई गई है, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण के बेतिया स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक जंगल सफारी समेत पर्यटन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। वीटीआर प्रशासन के अनुसार मानसून अवधि में बाघों के प्रजनन काल, वन मार्गों की मरम्मत और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म कांड की पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने कल पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ये जानकारी दी। इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी कल पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात की। सुपौल जिले में सशस्त्र सीमा बल बीरपुर के जवानों ने सीमा चौकी कुनौली क्षेत्र से 1,44,000 रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले में एक महिला पुलिस अधिकारी के रुपए गिनने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने महिला पुलिस अवर निरीक्षक और 2 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वायरल वीडियो जिले के अररिया संग्राम थाना का है। इधर जिले की लदनिया थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान अलग अलग गांवों से 68 किलो गांजा जब्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला होगा। दैनिक भास्कर ने भरत मुठभेड़ मामले को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है, जस्टिस विनोद सिन्हा करेंगे मुठभेड़ की जांच, एसडीपीओ राजेश हटाए गए। प्रभात खबर लिखता है, उपद्रवियों को बिना वारंट नकेल कसने का डीएम को अधिकार। अखबार लिखता है, 1 जुलाई से अगले 3 महीने तक पूरे राज्य में लागू रहेगा आदेश। दैनिक भास्कर ने खेल की खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, इंग्लैंड आयरलैंड में वैभव को मिलेगा अलग चेंजिंग रूम। 16 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को वयस्क खिलाड़ियों के साथ चेंजिंग रूम साझा करने की अनुमति नहीं। राष्ट्रीय सागर ने मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखता है, खास महल की भूमि पर रहने वालों को मिलेगा मालिकाना हक। आज अखबार की शब्द हैं, हर 3 माह में 3 पंचायतें होंगी बाल श्रम मुक्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को मंजूरी दी। महिला शिक्षकों का गृह प्रखंड की नजदीकी पंचायत में हो सकेगा तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी उन्मूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में होगा जेपी सेनानियों का सम्मान। और मौसम विभाग ने आज पटना, कैमूर और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। अररिया, कटिहार, मधुबनी और सुपौल सहित आसपास के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।